नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए पछतावा कहानी का दूसरा भाग लेकर आई हूँ। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग को नहीं देखा तो मैंने इस कहानी के पहले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। राजीव चुप हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी सी थी। माया की बातें उसके मन में चुभ रही थी। सच तो है, वे मन ही मन सोचने लगा, मैं भी कितना खींचूं घर का खर्चा, मेरे ही कांधों पर तो है। रोशन तो जैसे सब कुछ भूल गया है। क्या वो इतना बेपरवाह हो गया है कि अपने माँ बाप भी नहीं दिखते। उसका दिल भारी हो चला था। अगली सुबह का उजाला घर में फैल चुका था, लेकिन राजीव के मन में अब भी रात की उलझनें बरकरार थीं। कुछ सोचकर राजीव ने जेब से फ़ोन निकाला और रोशन का नंबर डायल किया। फ़ोन की घंटी बजी एक दो बार और फिर रोशन की आवाज़ आई, हाँ भैया, सब ठीक है। राजीव ने जबरन हल्की मुस्कान चेहरे पर ओढ़ी। सब ठीक है रोशन, तुम बताओ कैसा चल रहा है काम काज। बस भैया वही भाग दौड़, आजकल थोड़ा और बिजी हूँ, एक प्रोजेक्ट हाथ में है। अच्छा अच्छा। राजीव कुछ पल चुप रहा और फिर बात को मोड़ा। रोशन, दरअसल माँ बाबूजी की बात करनी थी। लेकिन फ़ोन के दूसरी तरफ चुप्पी छा गई थी। फिर राजीव ने सबर को सामान्य करते हुए कहा, माँ कई बार तुम्हारा नाम लेती रहती है, बाबूजी भी कहते रहते हैं कि रोशन की आवाज़ सुने कितने दिन हो गए हैं। और देखो ना, माया के मैके में शादी भी है, हमें जाना पड़ेगा। ऐसे में अगर तुम उन्हें अपने पास रख लो तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। तुम्हारा घर भी बड़ा है, खुला है, तो थोड़ा बदलाव भी हो जाएगा उनके लिए। रोशन ने बात सुनी पर जवाब थोड़ा सोचकर दिया, भैया देखो, मैं तो बिल्कुल मना नहीं कर रहा, लेकिन बात यह है कि हमारा नौकर रामू गांव गया हुआ है। अकेले रेखा से तो देखभाल नहीं हो पाएगी। माँ बाबूजी की दवा, खाना पीना, सब कुछ टाइम पर चाहिए होता है। राजीव ने कुछ कहना चाहा, लेकिन रोशन ने बात पूरी की। बस 3-4 दिन की बात है भैया, रामू जब गांव से वापस आ जाएगा तब आप माँ बाबूजी को हमारे घर लेकर आ जाना। मैं उन्हें लेने नहीं आ पाऊँगा भैया, बिजनेस में इतना टाइम ही नहीं मिल रहा। तो ठीक है, मुझे बता देना, मैं छोड़ जाऊँगा माँ बाबूजी को। हाँ भैया, वही ठीक रहेगा। फिर मैं निकलता हूँ, एक क्लाइंट का कॉल है। और फ़ोन कट गया। फ़ोन कटते ही माया कमरे में आई। चेहरे पर एक संतुष्टि थी, जैसे कोई इंतज़ार ख़त्म हुआ हो। क्या कहा रोशन ने? उसने पूछा। अभी नौकर नहीं है उनके पास, 3-4 दिन में आ जाएगा तो मैं उन्हें छोड़ आऊँगा, राजीव ने जवाब दिया। माया के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। देखा, मैंने कहा था ना, रोशन मान जाएगा। उधर सुमन और विनोद दोनों बच्चे हंसते बतियाते कमरे से बाहर निकले। तभी एकाएक उनकी माँ माया की आवाज़ उनके कानों से टकराई। वो राजीव से बात कर रही थी। जब तुम माँ बाबूजी को रोशन के घर छोड़कर आओगे तो दोबारा उन्हें वापस लाने का नाम मत लेना। इतने साल हमने उनकी जिम्मेदारी उठाई है और अब बारी उनकी है। रोशन और रेखा को ही उन्हें रखने देना। सुमन और विनोद ठिठक गए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे कोई बिजली का करंट लगा हो। हमेशा के लिए? दादा दादू हमेशा के लिए वहाँ रहेंगे? विनोद ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें हैरानी से फैली थीं। सुमन का चेहरा भी मुरझा गया। लेकिन दादा दादू को तो वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उनका मन नहीं लगेगा वहाँ। मुझे याद है पिछली बार वे जब गए थे
तो मुझसे कहा था कि दिल घबरा जाता था, वहाँ सब कुछ अजनबी लगता था। अब दोनों बच्चों के चेहरे की चमक गायब हो चुकी थी। दादा दादू के बारे में सोचकर उनका दिल बैठा जा रहा था। उधर राजीव माँ बाबू के कमरे की ओर बढ़ा। उसके मन पर जैसे कोई भारी पत्थर रखा महसूस हो रहा था। उसे पता था कि ये बात माँ बाबूजी को चुभेगी, लेकिन वे भी मजबूर था। अंदर से शकुंतला जी की खांसने की आवाज़ आ रही थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया। रामलाल जी बोले, आजा बेटा, दरवाज़ा खुला है। राजीव ने कमरे में दाखिल होते ही रोज़ की तरह मुस्कुराने की कोशिश की। पहले कुछ औपचारिक बातें की। माँ, तबीयत कैसी है? दवाई समय पर ली है ना? शकुंतला जी ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ बेटा, सब ठीक है। राजीव ने एक गहरी सांस ली। उसका गला सूख रहा था, लेकिन बात को टालना अब मुमकिन नहीं था। माँ बाबूजी, मैं रोशन से बात कर रहा था। वे चाहता है कि आप दोनों कुछ दिन उसके साथ रहें। मैंने कहा कि ठीक है, 2-3 दिन में आपको वहाँ छोड़ आऊँगा। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे वक्त कुछ पल को वहीं रुक गया हो। रामलाल जी ने चश्मा उतारा और उसे साफ करते हुए पूछा, तो कितने दिनों के लिए भेज रहे हो? राजीव ने नज़रें चुराते हुए कहा, 2-3 दिन में छोड़ आऊँगा, फिर जैसा वक्त रहेगा वैसा देखेंगे। शकुंतला जी कुछ बोलना चाहती थी, मगर गले में अटक गया। आंखों में पानी उभर आया, लेकिन उन्होंने झट से आंचल से पोंछ लिया। ठीक है बेटा, उन्होंने बस इतना कहा। राजीव ने जबरन एक फीकी सी मुस्कान ओढ़ी और बोला, आप लोग चिंता मत करो, रोशन के घर आराम रहेगा और नौकर भी तो है वहाँ। लेकिन दोनों बुजुर्ग चुप थे। राजीव को उनकी खामोशी असहज लग रही थी। आखिरकार वह उठा और धीरे से बोला, मैं थोड़ा काम निपटा लूँ, फिर आता हूँ, और कमरे से बाहर निकल गया। शकुंतला जी और रामलाल जी के मन में तूफान था, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत। शायद यही उम्र का हुनर होता है। भीतर बेशक वे सब जल कर राख हो जाए, पर चेहरे की खामोशी से आभास तक नहीं होने देते वे सब। थोड़ी देर बाद रामलाल जी ने धीरे स्वर में कहा, शकुंतला, गलती किसी की नहीं है। शायद वक्त ही ऐसा आ गया है। बच्चों की भी अपनी मजबूरी है। उसी शाम माया ने माँ बाबूजी की पसंद का खाना बनाया। माया का स्वभाव बुरा नहीं था, लेकिन वक्त और परिस्थितियों ने उसे थोड़ा स्वार्थी बना दिया था। रेखा के स्वभाव से भी वे काफ़ी हद तक वाकिफ़ थी। इसीलिए माया ने सोचा कि जब तक वे दोनों यहाँ हैं, उनकी ही पसंद का बनाएगी। रामलाल जी ने खाना देखा और पूछ बैठे, बेटी, इतना सब कुछ क्यों बनाया है? माया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बस बाबूजी, मन हुआ। आप खाइए ना, मैंने आपके लिए ख़ास बनाया है। लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सा अपराध बोध था, जो वे छिपाने की कोशिश कर रही थी। अगले 2 दिन में माया ने माँ बाबूजी का सामान पैक करना शुरू कर दिया। आखिरकार वे दिन भी आ गया जब शकुंतला जी और रामलाल जी को अपने छोटे बेटे रोशन के घर जाना था। आंगन के एक कोने में माँ बाबूजी के बैग रख दिए गए थे। बस थोड़ा सामान बाकी था, जो माया अभी उनके कमरे से लाने वाली थी। टैक्सी थोड़ी ही देर में आने वाली थी। आंगन में बैठे शकुंतला जी और रामलाल जी की आंखें बार बार उनके बेटे की ओर देख रही थीं। शायद इंतज़ार कर रही थी किसी और फैसले का।
उधर माया तेजी से माँ बाबूजी के कमरे की ओर बढ़ गई। माया कमरे में दाखिल हुई। उसकी नज़रें चारों ओर घूमीं। उसने एक गहरी सांस ली और बाकी के 2 बैग उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी उसकी नज़र एक छोटे से बैग पर पड़ी। उसने बैग की जिप खोली। तभी बैग से कुछ फिसला और ज़मीन पर गिर पड़ा। शकुंतला जी की डायरी थी। वे अपने आप बीच से खुल गई और एक पन्ना माया की आंखों के सामने था। उसकी नज़र उस पर ठहर गई। उस पन्ने पर लिखा था, मेरे जीवन के वो मुश्किल पल। पढ़ते ही माया के चेहरे पर सवाल तैरने लगे। ये क्या है? वे बुदबुदाई। उसने डायरी को उठाया, पलटकर देखा। लिखावट माजी की ही थी, पर यह डायरी तो उसने कभी देखी ही नहीं थी। उनकी असली डायरी तो भूरे रंग की थी, जिसे वे अक्सर सिरहाने रखा करती थीं, जिसमें वे कभी भजन लिखा करती थीं तो कभी जो जी में आए वो। तो ये दूसरी है, ये तो मैंने कभी देखी ही नहीं। माया का मन डायरी को बंद करने को कह रहा था। किसी की निजी बातें पढ़नी तो नहीं चाहिए, उसने सोचा, लेकिन उसकी आंखें उन शब्दों पर अटक गई थीं। मन उलझन और जिज्ञासा के बीच झूल रहा था। माजी के जीवन में ऐसे कौन से अनुभव हैं जिसका जिक्र इसमें किया गया है, उसने सोचा। उसका गला सूख रहा था। कमरे में सन्नाटा था। उसने धीरे से पन्ना पलटा और जैसे ही उसकी नज़र अगले शब्दों पर पड़ी, उसका दिल धक से रह गया। तारीख थी 2 साल पहले की। आज हमें अपने छोटे बेटे रोशन के घर आए 1 सप्ताह हो चला है। शुरू में सब कितना सुंदर था। रेखा ने हमारा पूरा ख्याल रखा, हमारी सेहत के हिसाब से सब कुछ बनवाती। रोशन भी बच्चों को लेकर रोज़ कमरे में आता, हंसता बतियाता, हमारी पसंद नापसंद के बारे में रेखा को बताता था। नौकर रामू को सख्त हिदायत थी कि माँ बाबूजी की हर ज़रूरत पूरी हो। रामू इतना फुर्तीला था, हम कुछ कहते और वे दौड़कर काम कर देता। टीवी पर मेरी कथा या प्रवचन का समय होता तो फट से चला देता। इतना अच्छा लग रहा था वहाँ, एक सुकून सा उतर आया था दिल में। लेकिन ये सब बस 1 सप्ताह तक ही रहा। अब सब बदल गया था। रोशन का आना कम हुआ, फिर बंद हो गया। बुलाते भी तो खींचकर जवाब देता था, कुछ ज़रूरी काम है माँ, कुछ कहना हो तो रेखा को बता दो। लेकिन रेखा भी अब हमसे सरोकार नहीं रखती थी। 3 वक्त का खाना हमारे पास पहुंच जाता। कभी वे खुद लाती तो कभी रामू के हाथ भिजवा देती। लेकिन उसकी आंखों में अब वे गर्मजोशी गायब थी जो पहले थी। हमें जो कमरा दिया गया था वह मेहमानों वाला था, घर से थोड़ा कटा हुआ। हाँ, हम अनचाहे मेहमान ही तो बन गए थे वहाँ। अब हम किसी ज़रूरत के लिए आवाज़ लगाते तो रामू भी सुनकर अनसुना कर देता। उसका भी क्या कसूर? वो तो देख रहा था जब मालिक और मालकिन ही माँ बाप की फ़िक्र नहीं करते, उल्टे उनकी आवाज़ सुनकर भी चिढ़ते हैं, तो उसे क्या ज़रूरत थी हमारा ख्याल रखने की। पढ़ते पढ़ते माया का मन अपराध बोध हो गया। वे आगे पढ़ने लगी। तभी बाहर से आवाज़ आई, माया, माँ बाबूजी की दवाई का समय हो गया है।